बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि इसराइल के ऊपर ईरान ने अटैक कर दिया है और इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। ये लड़ाई जो है गुज़िश्ता साल अक्टूबर से जारी है, जब इसराइल ने अटैक किया था गजा पे। गजा के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया, बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों मुसलमानों को वहाँ पे जो है वो शहीद किया गया, बच्चों को, ख़वातीन को। और गजा जो है वो एक मलबे का ढेर बना हुआ है। जो लोग इमदादी सरगर्मियों के लिए आते हैं उन्हें भी मौका नहीं मिलता, उनके ऊपर भी हमला होता है। 100 से ज्यादा जो है वो इमदादी कारकुन वहां पे शहीद हो चुके हैं, बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, बहुत सारे जो लोग आलमी सतह पे काम करने के लिए आते हैं यूएन की जानिब से उनकी शहादतें हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है जो गुज़िश्ता साल से इसराइली अटैक में हो रहा है और गजा पूरा का पूरा मलबे का एक ढेर बना हुआ है। अभी इसराइल ने हाल ही में एक और अटैक किया है लबनान के ऊपर, और लबनान के ऊपर एक बड़ा ब्रूटल अटैक है। और अभी हाल ही में ये खबरें आई कि इसराइल की ज़मीनी फौजें जो हैं वो अब लबनान के अंदर दाखिल हो रही हैं, क्योंकि पहले लबनान पे एक फ़िज़ाई हमला किया गया है और उस हमले के अंदर बहुत तबाही फैलाई गई है और लबनान का काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ पे हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया गया, जबकि जो गजा है वहाँ पे हमास के ऊपर अटैक किया गया। अब इस वक्त की जो सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब तक की इतला के मुताबिक ईरान ने इसराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने इसराइल के ऊपर मारे हैं ये कुछ 400 के करीब बताए जा रहे हैं, कुछ मीडिया में 180 के करीब रिपोर्ट किए जा रहे हैं, कुछ मीडिया में 100 के करीब रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन ये ईरान ही ऑफिशियली बताएगा कि ईरान ने कितने मिसाइल दागे हैं, जबकि इसराइल जो है वो बताएगा कि वहां पे कितने मिसाइल हिट किए हैं। इसराइल के पास जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन, उनका ये दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसको वो आयरन डोम के नाम से पुकारते हैं। वैसे ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये अमेरिका का बनाया हुआ है और इसको पैट्रियट सिस्टम कहते हैं। अमेरिकी जो फिजाई दिफाई निज़ाम है ये किसी किस्म के भी मिसाइल को और किसी भी किस्म के हवाई हमले को रोकने की सलाहियत रखता है। दुनिया में दो सबसे टॉप के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें से एक पैट्रियट है जो अमेरिकन है, जिसको इसराइल ने अपने पास लगाया हुआ है और इसराइल ने उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन अपने हालात के हवाले से की हुई है। और इसराइल ने इसको नाम जो है वो एक आयरन डोम का नाम दिया हुआ है कि उनके ऊपर एक ऐसी छत बनी हुई है, एक ऐसा गुंबद बना हुआ है जो उनकी सिक्योरिटी करता है, और आयरन डोम के नाम से उन्होंने उस मिसाइल सिस्टम को नस्ब किया हुआ है। और ये कहा जाता है कि दुनिया में सबसे महफूज जो शहर है वो इसराइल के हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छा फिजाई दिफाई निज़ाम जो है वो लगाया हुआ है, जिसको एंटी एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कैसे डिसीव हुआ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने जो मनाजिर देखे हैं उनमें ईरानी मिसाइल आ रहे हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और ये आकर बराह रास्त जो इसराइली सरजमीन है उसके साथ, जो इसराइल के पास मकबूजा इलाके हैं वहां पे आकर टकरा रहे हैं। तिल अल-बैब में अटैक किया गया, दीगर जगहों पे अटैक किया गया। ईरान की जानिब से जो दावे सामने आए हैं और अब तक जो जमीन से मनाजिर नजर आ रहे हैं उनके मुताबिक जो रिहायशी इलाके हैं वहां पे ये अटैक नहीं हुआ। ये अटैक ज्यादातर जो फौजी तनसीबात हैं इसराइल की उनको निशाना बनाया गया है। मुसाद का जो हेडक्वार्टर है उसके बारे में इत्तला आई कि उसको निशाना बनाया गया है। कुछ जो इसराइली तनसीबात हैं जैसा कि उनकी गैस की एक फील्ड है उसको निशाना बनाया गया है, गैस पाइपलाइन है उसको निशाना बनाया गया है। तो इसराइल की मईशत पे और इसराइल की जो सलाहियत है दिफाई उसके ऊपर हमला किया गया है। उनके जो हवाई अड्डे हैं जहां पे उनकी एयरफोर्स है इसराइल की, वहां पे ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त अटैक किया है। तो ये बाकायदा मिसाइल गिर रहे थे इसराइल के अंदर। तो ये कैसे हो रहा था? इतने ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने कैसे नाकाम बनाया? एक तो मैं आपको बताता हूँ बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है। ये आम मिसाइल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के पास भी है, दुनिया के सारे मुल्कों के पास है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये 1930 से 1940 के बीच में, इस ड्यूरेशन में जर्मन नाजियों ने इसको बनाया था सबसे पहले, और दूसरी जंग अजीम में इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। ये मिसाइल जो है ये बरतानिया पर भी गिरा हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल दूसरी जंग अजीम में। तो ये मिसाइल एक्चुअली काम ऐसे करता है कि ये जमीन से पहले फिजा में जाता है और ये जमीन के ऑर्बिट से बाहर निकलता है, यानी बहुत ज्यादा हाइट पकड़ता है और फिर अपने टारगेट के ऊपर आकर गिरता है। तो क्योंकि ये ऐसे फ्लैट नीचे आता है सीधा, तो इसको रोकने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बड़ी मुश्किल पेश आती है। अभी तक जो हमने मनादिर देखे हैं उसमें इक्का दुक्का ऐसे मिसाइल देखे हैं जो हवा में फट गए हैं। ज्यादातर मिसाइल जो है वो जमीन पर आकर लगे हैं और उन्होंने अपने टारगेट्स को हिट किया है। दूसरा जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है इसकी एक और खूबी ये है कि इस पे जब आप एक दफा टारगेट लॉक कर लेते हैं तो फिर आप तब्दील नहीं कर सकते। इसको जब आपने छोड़ा है तो हर एक मिसाइल के अंदर अपना एक टारगेट होता है और ये फ्यूल के साथ उड़ता है, रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, ऊपर से वापस आता है। तो क्योंकि ये फ्यूल के साथ उड़ता है, रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और इसके अंदर पहले से फिक्स कर दिया जाता है, हर मिसाइल को पता होता है कि उसको कहां जाकर गिरना है। तो जब मिसाइल निकल गया तो उसके बाद आप उसकी लोकेशन को तब्दील नहीं कर सकते। तो दो चीजें बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है इस अटैक में। एक तो जो पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खासतौर पे जो मगरबी ममालिक की हैं, और मुसाद है उसकी अपनी सलाहियत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि उन्हें पहले से नहीं पता चला कि ईरान किस वक्त उनके ऊपर अटैक करेगा। अगर वो पहले से प्रीएम्प्ट कर रहे होते तो शायद वो पहले ईरान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते। तो वो प्रीएम्प्ट नहीं कर सके, वो इसका पता नहीं कर सके कि एंटिसिपेट नहीं कर सके कि किस वक्त ईरान अटैक करेगा इसराइल के ऊपर।
तो ये दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस है उसका एक फेलियर इसको आप कह सकते हैं कि वो सही टाइम को गेस नहीं कर सके। उन्हें सिर्फ इतना ही टाइम मिला कि जैसे ही ईरान ने अपने मिसाइल दागे हैं तो उसके बाद मिसाइल पहुंचने तक का जो टाइम था उसी में इसराइलियों को आगाह किया गया। इसराइली फौज ने पूरे इसराइल के अंदर जितने भी उनके सिस्टम लगे हुए हैं सायरन बजने के, उन्होंने वो सायरन ऑन कर दिए। इसराइल में जगह जगह पे जेर जमीन जो है वो बंकर बनाए हुए हैं और इसराइल ने ऐसा बंदोबस्त किया हुआ है कि वो अपने मैक्सिमम शहरियों को जिंदा रख सके जंग के हालात में। यानी ऐसा बंदोबस्त पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने दिफाई नुक्ता नजर से नहीं किया। यानी बहुत सारे मुल्क हैं जहां जंगें होती रहती हैं और बहुत सारे मुल्कों ने बहुत जंगें लड़ी है, लेकिन जैसा दिफाई नुक्ता नजर से अपने शहरियों की हिफाजत के लिए बंदोबस्त इसराइल ने कर रखा है वैसा दुनिया में किसी ने नहीं किया। उन्होंने जमीन के अंदर जो है वो खंदकें खोदी हुई है, जमीन के अंदर ट्रेंचेस बनाई हुई है और जेर जमीन बंकर भी बनाए हुए हैं। इसराइल की पूरी कैबिनेट और उनकी फौजी क़यादत और उनकी पूरी जो उनका सिस्टम है वो जेर जमीन चला जाता है और जेर जमीन उन्होंने पूरा अपना एक इंटरनेट का सिस्टम, अपना एक पूरा बिजली का निज़ाम, अपना एक पूरा मवासलात का हर चीज़ का उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है इसराइल ने। और उन्होंने सबसे ज़्यादा जंग की तैयारी की है इस पूरे रीजन के अंदर, बल्कि अगर आप कहें दुनिया में तो उनसे ज़्यादा किसी ने भी जंग की तैयारी दिफाई नुक्ता नज़र से नहीं की हुई कि अगर उनके ऊपर कभी अटैक आया तो वो क्या करेंगे। तो सायरन बजे फौरी तौर पर जो है वो जो इसराइली लोग हैं, जो वहां की आबादी है, वो जेर जमीन बंकर्स में चली गई। उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो क़यादत है, वो सारे के सारे बंकर्स में चले गए और उन्होंने अपनी मीटिंग शुरू कर दी। अब ये लड़ाई हुई क्यों है? एक तो मैंने आपको बताया कि फेलियर ये है कि दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज गेस नहीं कर सकी, पहले से अंदाजा नहीं लगा सकी। दूसरा एक बड़ा फेलियर ये है कि जो आयरन डूम जिसके बहुत ज्यादा चर्चे थे पूरी दुनिया में, वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। आपको याद होगा कि अप्रैल के मिड में इसी साल में, यानी आज से चंद माह पहले, अप्रैल का मिड था 2024 का ही, ईरान ने 300 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल्स जो है वो मारे थे। हल्की नौइयत के मिसाइल थे और ड्रोन भिजवाए थे और ये बहुत स्लो जा रहे थे, इन्होंने बहुत टाइम लिया था, पूरी दुनिया देख रही थी इनको जाते हुए। तो इनमें इसराइल ने दावा किया था कि 99% तबाह कर दिए गए थे इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए से। यानी आयरन डोम ने उस वक्त बड़ी कामयाबी के साथ 99% जो इसराइली ड्रोन्स आए थे या उनके साथ जो मिसाइल आए थे हल्की नौइयत के, वो तबाह कर दिए थे। तो उस वक्त इसका बड़ा चर्चा हुआ पूरी दुनिया में कि जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान ने उस वक्त शायद इनकी सलाहियत को चेक किया था और ईरान ने यह देखा था, गलिबन मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ईरान उस वक्त भी यह अटैक कर सकता था और आज वही सिस्टम काम नहीं कर रहा। ईरान ने इस सिस्टम को चेक कर लिया था, इस सिस्टम को आजमा लिया था एक मरतबा और उसे आइडिया हो गया था कि इस सिस्टम को कौन से हथियार डिसीव कर सकते हैं। तो अप्रैल से लेकर अब तक उन्होंने तैयारी की है और उसके बाद ये जो अटैक है ये बड़ा खौफनाक है। अच्छा, जब ये अटैक किया तो इसके ऊपर एक बयान जारी किया गया ईरान की जानिब से और ईरानी बयान यह है कि इस्माइल हनिया और सैयद हसन नसरुल्लाह इनकी शहादत के जवाब में हमने मकबूजा इलाकों के दिल को निशाना बनाया है। देखिए, ऊपर नीचे कुछ वाकयात हुए। तो गजा के ऊपर अटैक हुआ, पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है, अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत दफ़ा आवाज़ उठाई, पाकिस्तान भी कहता है, सारी दुनिया कहती है कि ये जंगबंदी की जाए, गजा के शहरियों को जीने का हक दिया जाए और वहां जितना जुल्म हुआ है उसका अदाला भी होना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो लबनान के अंदर अटैक हुआ, दुनिया उसको रोकने में भी नाकाम रही है। अब ईरान के नुक्ता नजर से 2-3 बहुत बड़ी चीजें हुई हैं। नंबर एक, जो इस्माइल हानिया है हमास के लीडर, वो जुलाई में आए हुए थे ईरान में। 31 जुलाई 2024 को उनके ऊपर अटैक हो जाता है। 31 जुलाई 2024 को उनके ऊपर अटैक होता है और वो ईरान में उनको शहीद कर दिया जाता है और वो ईरानियों के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। और ये अटैक तब होता है जब ईरान के अंदर एक नए सदर हलफ उठाते हैं और वो उस तकरीब में आते हैं। और ये जो नए सदर जिन्होंने हलफ उठाया, मसूद साहब है इनका नाम, और इनका नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जो इनका पूरा नाम है वो है मसूद पज़ेश्कियान। तो इन्होंने 28 जुलाई 2024 को हलफ उठाया। इसी सिलसिले में आए हुए थे इस्माइल हानिया साहब, उनके ऊपर ईरान में अटैक हो गया और वो शहीद हो गए। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा धचका था। फिर हिजबुल्लाह के एक सरबराह है जो ईरान के बहुत करीब थे, हसन नसरुल्लाह, सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं, उन्हें 27 सितंबर 2024 को शहीद कर दिया गया और उन्हें शहीद किया गया लबनान में एक अटैक के नतीजे में, और वो भी इसराइल ने किया। तो ये 2 बहुत बड़े इंसिडेंट हुए हैं। और इसके बाद जब इससे पहले जब अप्रैल में अटैक किया था ईरान ने, गजा पे ईरान के हमले के जवाब में, जब अप्रैल में ईरान ने एक अटैक किया जो बड़ा कमजोर अटैक था, जिसमें ड्रोन्स गए थे, कुछ हल्के मिसाइल गए थे, तो इसराइल के बकौल उसने अपने आप को बड़ा प्रोटेक्ट किया था उस वक्त और कोई नुकसान भी ऐसा नहीं हुआ था ज्यादा बड़ा उनका। तो उसके बाद 19 मई को ईरानी सदर शहीद हो गए जो हेलीकॉप्टर पे ट्रेवल कर रहे थे। हेलीकॉप्टर लापता हो गया, बाद में पता चला वो शहीद हो गए। तो ये भी एक इंसिडेंट ईरान के अंदर तवातर के साथ ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्होंने ईरान को शेक किया है और उनके लिए बड़ा मसला बन गया था, क्योंकि ईरानी शहरियों का रद्देअमल बहुत ज्यादा था और ईरान की अपनी एक पॉलिसी भी है। अमेरिका बार बार ईरान को मना कर रहा था कि आपने रद्देअमल नहीं देना, आपने अटैक नहीं करना, ईरान अगर अटैक करेगा तो अमेरिका रिटेलिएट करेगा।
ये बार बार ईरान के खिलाफ अमेरिका कह रहा था। अभी ईरान ने वो अटैक किया है जिससे ईरान को बात रखने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी बार बार मना कर रहे थे। इसराइल ने स्टेटमेंट दिया है कि ईरान के इस अटैक के बाद अब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके नताइज ईरान को भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका ने फौरी तौर पर अपने इत्तेहादियों को कहा है कि ईरान के मिसाइलों को तबाह करने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा और ईरान के खिलाफ अब एक्टिविटी करेंगे। अमेरिकी कौमी सलामती का हंगामी इजलास हुआ, उसके अंदर उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन की है। इसराइल ने फौरी तौर पे जो है हंगामी हालात जो है वो नाफिज कर दिए हैं और अब तक ये पता नहीं चला कि इसराइल का नुकसान कितना हुआ है। लेकिन मगरबी मीडिया ने फौरी तौर पे जो इसराइली बच्चे और खवातीन हैं उनकी डरी हुई तस्वीर कुछ अपलोड की हैं और फौरी तौर पे मगरबी मीडिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। हालांकि गजा के अंदर जो जुल्म हुआ इसका उसके साथ कोई मुवाजना भी नहीं कर सकता, लेकिन हमने ये देखा कि मगरबी मीडिया नॉर्मली गजा को किसी और तरह दिखाता है और इसराइल को किसी और तरह दिखाता है, और वो यूक्रेन को किसी और तरह दिखाता है और कश्मीर को किसी और तरह दिखाता है, या इराक को किसी और तरह दिखाता है, लीबिया को किसी और तरह दिखाता है। तो यहाँ पे एक दोहरा म्यार है मगरबी मीडिया का, जिसको बार बार बहुत सारे लोग इसका शिकवा करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसके लिए मुख्तलिफ दुनिया के लीडर जो हैं वो आवाज़ें उठाते रहते हैं। भारत ईरान ने आयरन डोम को डिसीव किया है, आयरन डोम को नाकाम बनाया है और अपने अहदाफ को निशाना बनाया है। अब इसके नतीजे में इस खित्ते में एक जंग शुरू हो सकती है। देखिए, इससे पहले जब ईरान ने अटैक किया था तो नुकसान नहीं हुआ था इसराइल का। अभी जब नुकसान का तखमीना लगेगा तो पता चलेगा कि इसका रद्देअमल क्या आता है। अगर इसका रद्देअमल आता है तो याद रखिए अमेरिका को इस खित्ते के अंदर बहुत सारी सपोर्ट चाहिए होगी, बहुत सारे अड्डे चाहिए होंगे। ईरान की अगर समुद्र वाली साइड पे आप देखें या इसराइल वाली साइड की तरफ आप मूव करें तो आपको आइडिया हो जाता है कि एक तरफ ईरान के तुर्की है और उसके सामने आप और आगे तो वो इराक आ जाता है। इराक के बाद अगर आप देखें तो बहुत सारे मुल्क हैं लाइन में, मैं आपको उनके नाम बता देता हूं, मेरे सामने ये मैप खुला हुआ है। तो सामने अगर आप देखते हैं तो इराक के बाद कुवैत है, कुवैत के बाद बहरीन है, फिर कतर है, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई है, उसके बाद ओमान है। ये सारे मुल्क एक पट्टी में आते हैं ईरान के सामने, और यहां बीच में जो समुद्र है इसको पर्शियन गल्फ कहते हैं। अब ये अगर अमेरिका या मगरबी ममालिक अटैक करते हैं तो ये एरिया वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ईरान को एंगेज करने के लिए उन्हें अफगानिस्तान वाली साइड से या तुर्कमानिस्तान वाली साइड से या पाकिस्तान वाली साइड से सपोर्ट चाहिए होगी, और इसके लिए वो आने वाले दिनों में दबाव बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर भी और अफगानिस्तान के ऊपर भी, तुर्कमानिस्तान के ऊपर भी, आज़रबाईजान के ऊपर भी। लेकिन क्योंकि ये जो बाकी ममालिक हैं इनके ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक है, तो पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर एक प्रेशर सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान जो है पूरी एक साइड लगती है पाकिस्तान की बलूचिस्तान के सूबे की ईरान के साथ, और वहां पे अमरीकी बहुत सारे मफादात हो सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर इस खित्ते में एक लड़ाई छिड़ जाती है तो उस सूरत में फिलहाल नाज़रीन खित्ते में जो फिदाई हुदूद है, जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो सारी बंद कर दी गई हैं और एक तनाव का माहौल है पूरे खित्ते में, और ये बारूद पे बैठे हुए हैं सबके सब मुल्क। अगर अभी भी होश के नाखून ना लिए गए और जंगबंदी ना करवाई गई पूरे मिडिल ईस्ट में और हर किस्म की जंगी एक्टिविटी को ना रोका गया तो ये आग फैली, तो बहुत सारे लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये खित्ता या दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ जा सकती है। बहुत सारे और सवाल आते हैं जो उठाए जा रहे हैं, दिफाई नुक्ता नजर से बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। हमारी टीम ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, हम यहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अपडेट आपको करते रहेंगे नाज़रीन, तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।